स्टूडेंट्स, मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा से। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी कांग्रेस। आज हम अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका है और अमेरिका में चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। कांग्रेस का जो निम्न सदन है वो कहलाता है प्रतिनिधि सभा और जो उच्च सदन है उसे कहा जाता है सीनेट। तो पहले हम चर्चा करते हैं सीनेट के बारे में। सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वर्तमान में सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। सीनेट जो है अमेरिका की जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका की व्यवस्थापिका कहलाती है कांग्रेस, और कांग्रेस का जो उच्च सदन है उसका नाम है सीनेट। और सीनेट जो है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। सीनेट में सभी वहाँ की जो इकाइयाँ हैं, चूँकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए अमेरिका में जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका गठन किया गया है जनसंख्या के आधार पर, और जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया गया है सभी इकाइयों को, अमेरिका के सभी राज्यों को। तो सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रत्येक इकाई यानी कि प्रत्येक जो स्टेट है अमेरिका का, वो सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेज सकता है। और अमेरिका में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 50 है। तो इस समय अमेरिका में जो सीनेट है, सीनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 100। तो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अमेरिकी कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है वो सीनेट है। सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और अमेरिका की जो सीनेट है उसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 100 है। अब हम बात करते हैं कि सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो भी व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। व्यक्ति जिस राज्य से सीनेटर बनना चाहता है वो उस राज्य का रहने वाला हो, उस राज्य का वो निवासी हो, ये होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। तो 9 साल का जो टेन्योर है, 9 साल की अवधि है कि वो 9 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। तो जो व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहे उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? आयु कम से कम 30 वर्ष हो, जिस राज्य से वो सीनेटर बनना चाह रहा है उस राज्य का निवासी हो, और कम से कम 9 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा हो। अब हम बात करते हैं कि सीनेट के जो मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, जनरली जो उच्च सदन होता है, अधिकांश देशों में जो उच्च सदन है उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये सिस्टम शुरू किया गया है 1913 से। 1913 से पहले सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था राज्य विधानसभाओं द्वारा, लेकिन ये देखा गया कि इससे एक तो करप्शन ज़्यादा हो रहा था सीनेटर के चुनाव में, और इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा। तो अब सीनेट के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम लेते हैं अवधि। देखिए, सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य
6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब इंडिविजुअली एक मेंबर का कार्यकाल है 6 वर्ष, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सीनेट को एक स्थायी सदन कहा गया है। क्योंकि यूं तो हर एक मेंबर का कार्यकाल है 6 साल, लेकिन हर 2 साल के बाद 1/3 नए सदस्य इसमें आते रहते हैं और सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सदस्य बहुत लंबे समय तक सीनेटर रह जाता है। अब गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि कम से कम कितने सदस्य सीनेट में उपस्थित हो ताकि सीनेट की कार्यवाही चलाई जा सके। तो गणपूर्ति है कुल सदस्यों का बहुमत। अगर बहुमत है कुल सदस्यों का तो सीनेट की कार्यवाही संचालित हो सकती है। अधिवेशन की बात करें, अधिवेशन कब होता है? तो देखिए, सीनेट का जो अधिवेशन शुरू होता है वो 3 जनवरी को शुरू होता है। प्रतिनिधि सभा के साथ ही इसका अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित ना कर दे। और अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है सामान्यतया। यदि कभी कोई विशेष परिस्थिति हो तो ये अधिवेशन आगे भी चलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थिति है या संकटकालीन स्थिति है तो इसको अधिक समय तक भी चलाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों में इसकी समाप्ति को लेकर मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति डेट डिसाइड करता है और यदि कभी विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति इसका विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। नेक्स्ट है सभापति और अन्य पदाधिकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। जैसे हमारे यहाँ पर है कि उच्च सदन है राज्यसभा और राज्यसभा का पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति, वैसे ही अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति है। चूंकि उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता इसलिए वो मतदान में भाग नहीं लेता। केवल टाई पड़ने की स्थिति में, टाई अर्थात अगर किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो अपना निर्णायक मत प्रयुक्त कर सकता है। इसके अलावा सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। इसके अलावा जो सीनेट है वो अपना एक अध्यक्ष भी चुनती है, सामयिक अध्यक्ष, और ये सामयिक अध्यक्ष उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चूंकि ये सदन का सदस्य होता है इसलिए ये सदन की सभी कार्रवाइयों में भाग लेता है और इसे मतदान का अधिकार भी होता है। तो सीनेट के ये 2 मेन अधिक पदाधिकारी हैं। एक तो हो गया पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति और दूसरा होता है सामयिक अध्यक्ष। दोनों के अधिकार और शक्तियों में क्या अंतर है कि जो उपराष्ट्रपति है वो मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन जो सामयिक अध्यक्ष है वो मतदान में भी भाग लेता है और सीनेट की सभी कार्रवाइयों में भी भाग लेता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो सामयिक अध्यक्ष है वो सीनेट का मेंबर होता है। अब एक सीनेट की कार्रवाई से जुड़ी एक विशेष बात है जिसे कहा जाता है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या है? देखिए, सीनेट के जो सदस्य होते हैं उन्हें यह अधिकार है कि वो जब तक चाहें तब तक वाद विवाद के समय किसी विषय पर कितने भी समय तक बोल सकते हैं। यानी कि जो सीनेट के सदस्य हैं उन्हें मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व में विचार व्यक्त करने पर
समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता ना हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 बार से अधिक बार नहीं बोल सकता। तो चूंकि सीनेट के सदस्यों को सीनेट में मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए कई बार जो सीनेट के सदस्य हैं किसी विधेयक को पारित ना होने देने के लिए या सदन के कामकाज में रुकावट डालने के लिए अनावश्यक रूप से वाद विवाद करते रहते हैं। इसे कहा जाता है फिलिबस्टर। तो हम कह सकते हैं कि फिलिबस्टर का मतलब क्या है? सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जाने वाले वाद विवाद को फिलिबस्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा की। प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निम्न सदन है। इसके जो सदस्य हैं वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं और 1963 से ये व्यवस्था है कि एक प्रतिनिधि 4,45,000 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाता है। अब हम बात करें कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इसे स्थानीयता का नियम कहते हैं। तो देखिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए। एक तो आयु 25 वर्ष चाहिए। सीनेट में हमने देखा था 30 वर्ष की आयु। यहाँ है 7 वर्ष से यूएसए का नागरिक हो, वहाँ ये था कि 9 इयर्स की अवधि थी वहाँ। इसके अलावा कोई पद उसके पास नहीं होना चाहिए और यही चीज़ हमने सीनेट में भी देखी थी और यही चीज़ प्रतिनिधि सभा में भी है कि जिस राज्य से वो चुनाव लड़ना चाहता है उस राज्य का निवासी उसे होना चाहिए। और इस बारे में एक विशेष बात यह है कि अब ये परंपरा बन गई है कि न केवल वो उस राज्य का निवासी हो बल्कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए वो उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो, और इसे कहा जाता है स्थानीयता का नियम। अब निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो निर्वाचन वैध मताधिकार के आधार पर होता है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। 1920 में, कई बार ये ईयर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का राइट कब दिया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मताधिकार प्रदान किया गया। कार्यकाल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का है 2 वर्ष और इस अवधि के पूर्व न तो कार्यकाल कम किया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। साथ ही चूंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए इस अवधि के पूर्व प्रतिनिधि सभा को विघटित भी नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या है अमेरिका में वो है 435। अब एक विशेष चीज और जो प्रतिनिधि सभा से जुड़ी हुई है और उसे कहा जाता है जेरीमैंडरिंग। आइए देखते हैं जेरीमैंडरिंग क्या है। अमेरिका में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है
वहाँ के राज्य विधानमंडलों के द्वारा। तो जब चुनाव होते हैं या चुनाव नज़दीक होते हैं तो जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि जो विरोधी दल के समर्थक हैं उनकी संख्या थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दी जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े बहुत बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाएं। अर्थात जब सत्ताधारी दल अपने चुनावी लाभ को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है जेरीमैंडरिंग। और चूंकि सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया था मैसाचुसेट्स के गवर्नर एल्ब्रिज जेरी ने, इसलिए इसे कहा गया जेरीमैंडरिंग। तो ये जेरीमैंडरिंग भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेरीमैंडरिंग से क्या अभिप्राय है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में ये प्रतिनिधि सभा से जुड़ा हुआ दोष है और सत्ताधारी दल द्वारा जब चुनाव क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है स्वयं के हितों को ध्यान में रखते हुए तो उसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीकर। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और अमेरिका में स्पीकर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे दर्जे पर स्पीकर का पद माना जाता है। यदि कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है। स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत जो बहुमत दल है उसके द्वारा किया जाता है और स्पीकर बहुमत वाले दल का ही प्रत्याशी होता है और बहुमत दल अपने कॉकस से अभिप्राय है अंतरंग सम्मेलन, कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है प्रतिनिधि सभा में वो दल अपना एक अंतरंग सम्मेलन बुलाता है और उस सम्मेलन में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन जो है वो स्पीकर बनेगा। लेकिन फिर भी सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्यवाही की जाती है। तो अमेरिका में चूंकि स्पीकर का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और स्पीकर का चुनाव भी वहाँ बहुत ही अधिक मायने रखता है। लेकिन विशेष बात यह है कि जिस दल को बहुमत मिलता है बहुमत दल अपने कॉकस में स्पीकर का चुनाव करता है। स्पीकर की शक्तियां क्या हैं? स्पीकर जो है सदन की अध्यक्षता करता है, सदन में सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, सदन में अनुशासन और गौरव बनाए रखना, सदन के नियमों की व्याख्या करना, उन्हें लागू करना, सदन द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना और समितियों से संबंधित भी उसके पास शक्तियां हैं कि जो प्रमुख समितियां जो होती है प्रतिनिधि सभा की उनके गठन में भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से अमेरिका का जो स्पीकर है वो उसकी शक्तियां और कार्य बहुत अधिक है। और विशेष बात यह है कि अमेरिका का जो स्पीकर है, अगर हम अमेरिका के स्पीकर की ब्रिटिश स्पीकर से तुलना करें तो ब्रिटेन में जो स्पीकर का पद है वो कभी दलगत व्यक्ति नहीं होता, लेकिन अमेरिका में जो स्पीकर का पद है वो स्पीकर बनने के बाद भी अपनी पार्टी से वो व्यक्ति जुड़ा रहता है। तो